हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपको जियोग्राफी का चैप्टर वाइज जियोग्राफी को लेकर चल रहे हैं। जैसे हम क्लास 6 की जियोग्राफी को लेकर चल रहे हैं। क्लास 6 के जियोग्राफी में आपका चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 से आपके जो चैप्टर है हमने पूरा पढ़ा भी दिया है, प्लस आपके एनसीईआरटी और प्लस आपके एससीईआरटी दोनों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं हमने उसको भी वन लाइनर में पढ़ा दिया है। आज ये चल रहा है आपका चैप्टर 2 चलेगा ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। अब इसको पढ़ाने के बाद हम यहाँ पर आपको यहाँ पर एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं हम उसे आपको दे देंगे वन लाइनर में। तो आज पहले हम इस क्लास को पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके वन लाइनर को कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आप जब तक थियरी नहीं पढ़ेंगे वन लाइनर लिखने का कोई देखने का मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंध क्या होता है, अक्ष क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, आपको देशांतर क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब आइए आगे हम देखते हैं। देखिए ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जैसे ऐसा नहीं है कि जो इसमें फिगर में बनाया हुआ है सेम ऐसा ही हो, वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे कैसा हो सकता है, जैसे आपका बड़ा ग्लोब हो सकता है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, ग्लोब क्या होते हैं, एक तो ग्लोब ऐसा होता है जो बड़े ग्लोब होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते। एक ग्लोब तो ऐसा होता है जो हम पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब होते हैं, जो जैसे गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें क्या होती है, हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। जैसे क्या होता है, गुब्बारा अपने जेब पॉकेट में भर के लेके जाइए और दूसरी जगह जहाँ आपको यूज करना है वहाँ पर आप उसमें हवा भर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लोब भी होता है आपका। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोब को, ये स्थिर नहीं होता है। इसमें देखिए एक तरीके का यहाँ पर देखिए ये है, तो आप जब इस ग्लोब को टच करेंगे, ठीक है, जैसे इस ग्लोब को आप टच करेंगे तो ये ग्लोब आपका इधर इधर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए कहा गया कि ग्लोब जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, ये उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया ऐसे ऐसे घूमता है, तो ग्लोब भी आपका इसी तरीके से घूमता है। ठीक है, या आप लट्टू घुमाते हैं, देखते हैं किस तरीके से घूमता है, तो वैसे ही आपका ग्लोब भी क्या होता है, घूमता है। देखिए ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा सागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आखिर ग्लोब, ये तो ग्लोब है ठीक है, लेकिन ग्लोब पर होता क्या है, दिखाया क्या जाता है? तो जो ग्लोब आपका होता है इस पे आपके देश और महाद्वीपों और क्या महासागरों को सही आकार में आपको दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। देखिए पृथ्वी के समान किसी भी गोले पे किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, और इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता है। देखिए आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब अक्ष आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ष कहते किसे हैं, देखिए कहते किसे हैं, देखिए यहाँ पर आपका ग्लोब है, ग्लोब क्या किया हुआ है यहाँ पर कि एक यहाँ पर सुई से क्या है, यहाँ पर टिका हुआ है, तो यही जो सुई से टिका हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक, अब आगे ये देखते हैं क्या है हमारा। देखिए ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। ग्लोब पर दो बिंदु है, देखिए आपको यही ऐसे इसी तरीके से ग्लोब है, तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इससे होकर जो क्या होती है, बिंदु से होकर सुई गुजरती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारा क्या है, ये उत्तर है और ये आपका क्या है, दक्षिण है। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये पूर्व है क्या आपका, एक मिनट हम आपको बता देते हैं, हम ग्लोब पर ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आपका क्या है, उत्तर है, यहाँ आपका क्या है, दक्षिण है, और इधर आपका क्या है, पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो सुई है उत्तर से दक्षिण की तरफ लगी हुई है, और इस ग्लोब को हम क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करते हैं, घुमा सकते हैं। तो यही आपको बताया गया है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है या अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जैसे इसमें तो हम आपको सिर्फ बताने के लिए, ये दिखाने के लिए बताया गया है कि ग्लोब इस तरीके से घूमता है, लेकिन पृथ्वी में ऐसा कोई सुई नहीं है कि जो पृथ्वी आपकी घूमती होगी। ठीक है, क्या है ये, क्या है, ग्लोब जो है आपका एक काल्पनिक है। ठीक, यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये काल्पनिक रेखा जो है वो क्या है, ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, और इसी को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है आपको कि अगर काल्पनिक रेखा जब भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त कहेंगे। ये याद रखिएगा। अब ये हम देख लेते हैं विषुवत वृत्त हमारा है कहाँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, और यही क्या है, ये हमारा दो भागों में ग्लोब को बांट रही है, तो यही हमारा क्या है, विषुवत वृत्त है। ठीक, अब आगे ये देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं, क्या कहा है कि पृथ्वी के उत्तर में, उत्तर आपका कहाँ है, ये। ठीक, फिर क्या कहा है कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, यहाँ पर आपका दक्षिणी, तो आधे भाग को हम उत्तरी कहेंगे और आधे भाग को क्या कहेंगे, दक्षिणी कहेंगे। ऐसे हम आधा आधा बांट दें तो आधे को हम उत्तरी और आधे को हम दक्षिणी कहेंगे। इस तरीके से समझिएगा आप सभी। अब देखिए इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अभी हमने आपको बताया ये क्या है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, हमारा क्या, विषुवत वृत्त। ठीक है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त पे ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश समांतर रेखा किसे कहते हैं, देखिए अक्षांश समांतर रेखा किसे कहते हैं, हम आइए देख लेते हैं कि देखिए यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने तथा सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, जिसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थित सभी समांतर वृत्त को क्या कहते हैं, अक्षांतर या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी नीचे आपको ये चलिए ये अक्षांश आपका है, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये जो पूरा है इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है अक्षांश में, समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने, मतलब विषुवत वृत्त कहाँ है, उत्तर दक्षिण कहाँ है, ये सब बताता है ये। ठीक है, और क्या बता रहा है कि विषुवत वृत्त को ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को, मतलब ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त, जितने भी वृत्त हैं ये सारे, उनको क्या कहते हैं, सभी समांतर वृत्तों को ही हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा या अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश को मापते किस में, हम अंश में मापते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षांश को किस में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। आगे देख लेते हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो आपका विषुवत वृत्त होता है ये कितने अक्षांश को दर्शाती है, तो अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका विषुवत वृत्त है, ये क्या है, विषुवत वृत्त है। ये कितने अक्षांश को दर्शा रही है, तो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शा रही है, ये आपको बताना चाहता है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं, चलिए आगे क्या है। अब ये विषुवत हमने देख लिया कितने पे दर्शा रही है, 0 डिग्री पर दर्शा रही है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का क्या है, 1/4 है। अतः माप का होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुवों को क्या करता है, दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 90 अंश है आपका किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर फिगर से देख लीजिए। अभी फिर से हम आपको फिगर बताएंगे। 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको फिगर को बता देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। देखिए उत्तर में ये उत्तरी अक्षांश हो गया, दक्षिण में आपका दक्षिणी। अगर ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश हो गया, दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश हो गया। ये आप याद रखिएगा।
इसलिए प्रत्येक अंश, प्रत्येक अक्षांश, ठीक है, जितने भी प्रत्येक अक्षांश आपके हैं के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। मतलब कि अगर अक्षांश को हम उसका मान लिख रहे हैं, जैसे 66.5 डिग्री लिख रहे हैं, तो हम उसकी दिशा को भी लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। अगर 66.5 डिग्री दक्षिण लिखना है तो हम वहाँ दक्षिण लिखेंगे। तो उनके मतलब कि मान को दर्शाते हुए हम उनकी दिशा को भी लिखेंगे। ये कहा गया है समानतः उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको व्यक्त किया गया उत्तर, ये भी उत्तर है, इसके नीचे दक्षिण है। इस तरीके से उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। देखिए स्थित तो 20 डिग्री पर है, लेकिन ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश डिग्री उत्तर में, देखिए यही जो विषुववृत्त पे है ये कहाँ है, 20 अंश के कहाँ है, उत्तर में है। एवं बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। मतलब यहाँ सिंपल से समझ लीजिए कि अभी आपका फिगर आप देख सकते हैं, ये 2.2 पे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तर में रहेगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में रहेगा उसको दक्षिणी ध्रुव हम दर्शाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आपके फिगर नंबर 3 में भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का क्या होता है, आकार आपका घटता है। जैसे ये विषुववृत्त है आपका, जैसे जैसे इससे हम दूर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इधर हम दूर जाए या यहाँ पे जाए, उत्तर में जाए या दक्षिण में जाए, तो क्या होता है यहाँ पर कि विषुववृत्त से दूर जाने पे अक्षांशों का जो आकार होता है वो क्या होता है, घटने लगता है आपका। आगे चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाएं हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके अक्षांश है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए विषुववृत्त 0 डिग्री पे आपका है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पर है, उत्तरी ध्रुव कहाँ पर आपका 90 डिग्री पर है। ये देखिए आपका दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, देखिए विषुववृत्त रेखा क्या आपका 0 डिग्री पर है, उत्तरी ध्रुव आपका 90 डिग्री पर है और दक्षिणी ध्रुव भी आपका क्या है 90 डिग्री पर है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी जो समांतर रेखाएं हैं उन्हें हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम आपको फिगर से ही समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपका विषुववृत्त है, ठीक। उसके बाद उत्तरी ध्रुव है, ये कितने पे है 90 डिग्री पे है। दक्षिणी ध्रुव भी आपके कहाँ है 90 डिग्री पे है। ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, ठीक। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे जो है आपका जो कर्क रेखा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर पे है और जो मकर रेखा आपकी होगी ये 23.5 डिग्री आपके दक्षिण में होगी, ठीक। अब ये आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और यहाँ आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ठीक है। यहाँ पर क्या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ठीक है। यहाँ पर भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसको उत्तर और दक्षिण में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। तो इस तरीके से जो आपका उत्तरी शीत कटिबंध है ये आपका 66.5 डिग्री उत्तर में है और जो दक्षिणी आपका है ये 66.5 डिग्री आपके दक्षिण में है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो आपका दक्षिणी शीत कटिबंध है ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव आपका 90 डिग्री पर है और आपके मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तर में है और उसके बाद आपका उत्तरी ध्रुव या मतलब शीत कटिबंध जो है 66.5 डिग्री उत्तर में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ों को यहाँ पर दोहराया गया है कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा हमने बता दिया वो भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुववृत्त पे आपका क्या है 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ये मैंने आपको बताया कि ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त आपका 66.5 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो 66.5 डिग्री यहाँ पर उत्तर में है। तो इस तरीके से और इसी के बीच में क्या है आपका शीत कटिबंध है, यहाँ पर भी शीत कटिबंध है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं। तो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं फटाफट से हम। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है।
इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं उष्ण कटिबंध को। देखिए आप फिगर में उष्ण कटिबंध को देख सकते हैं। देखिए उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए सीधी सीधी सी बात है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर क्या होता है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कितने वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कहाँ पर, जो आपका उष्ण कटिबंध होता है, ये बहुत क्या होता है कि यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा होती है तो ये गर्मी बहुत पड़ती है। तो उष्ण कटिबंध आपका कहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर है। तो यहाँ से ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब ये सीधा बहुत पड़ता है और सीधा वर्ष में एक बार पड़ता है, यहाँ पर सीधा ये पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि उष्ण कटिबंध में क्या होता है, आपका ऊष्मा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध भी है। तो देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद, ये आपका कर्क रेखा हो गया यहाँ पर और मकर रेखा, इसके बाद सूर्य क्या करता है, कभी भी दूसरे पर क्या होता है, सीधे सिर पे नहीं आता है। तो कर्क रेखा ये आपका हो गया, मकर रेखा ये आपका हो गया। ठीक है, इसके इधर जो सूर्य है वो कभी सीधा पड़ता ही नहीं है। सूर्य की जो किरणें हैं, यहाँ से मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही है तो ये यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। तो जब यहाँ पर कम पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगी, ठंड ज़्यादा पड़ने लगेगी। जब यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इसी को हम शीतोष्ण कटिबंध करते हैं। तो उत्तर में जब ठंड पड़ेगी तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और दक्षिण में जब ठंड पड़ती है तो इसी को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव की तरफ क्या होती है, सूर्य की किरणें जो होती है तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है, देखिए मकर रेखा है, मकर रेखा विषुवत रेखा और मकर रेखा के बाद क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध है, और ये क्या है फिर कर्क रेखा के बाद आपका उत्तरी शीतोष्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के क्या है, बीच में है। ये देखिए यहाँ उत्तरी ध्रुव आपका है, यहाँ कर्क रेखा है, इसके बीच में क्या है, उत्तरी शीतोष्ण है। यहाँ मकर रेखा है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इसके बीच में क्या आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आगे हम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, आपका तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है। और शीत कटिबंध में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त में दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पर ठंड पड़ती है, मतलब तापमान समान रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सीधे पड़ रही हैं, सीधे पड़ने पे क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ पर तिरछे पड़ रही हैं तो यहाँ पर उससे कम गर्मी लग रही है। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। फिर ये यहाँ पर देखिए, जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा पाती हैं तो यहाँ पर ठंड क्या होती है, ज़्यादा पड़ने लगती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा देशांतर, क्या है हम इसे समझ लेते हैं। देखिए देशांतर क्या होता है कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, देशांतर हम क्या कहते हैं, कोई भी स्थान है अगर उसकी स्थिति को बताना है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश मतलब 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या मुत्तर रेखा कहते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी और ये देशांतर आपका है, ये आपका किस तरीके से जोड़ा हुआ है, कितने डिग्री पर जोड़ा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, इनके बीच क्या होता है कि दूरी को देशांतर को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती हैं और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी या मुत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, ध्रुवों पे क्या होती है, ये शून्य हो जाती है, ये या मुत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, शून्य हो जाती है,
ये सारे देशांतर यहीं पे क्या करती हैं, एक इकट्ठा यहीं पर मिलती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अक्षांश मतलब समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुत्रों की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ये गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। बस आपको याद रखना है कि यामोत्तर का जो मान है, प्रमुख यामोत्तर का जो मान है वो कितना है, तो 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, और प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी की दो समान भागों, पृथ्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। तो देखिए यही है पश्चिमी गोलार्ध इधर, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी गोलार्ध। एक साइड पूर्वी और एक साइड पश्चिमी गोलार्ध, यही क्या करती है, ये इसको विभक्त कर रही है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी देख लिए होंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ग्रिड को आपने देखा। अब आइए आगे देखते हैं क्या है कि अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तथा बिंदु धुबरी को सही स्थित होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फिगर में। चलिए, ये सब चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, बस इस तरीके से आप फटाफट से पढ़ लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन लाइनर में हम आपको दे देंगे। ये एक थ्योरी है आपको जानने के लिए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये आपका देखिए इस तरीके से फिगर है, कहाँ प्रशांत महासागर है, क्या है। देखिए जैसे आप फिगर ये बनाए हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए ये क्या है, अ है, ठीक है, और क्या क्या दिया है, अ ख डिग्री उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पर। ये उत्तरी मतलब उत्तरी आपका ऊपर है, आप सभी को पता है, तो उत्तर ऊपर है, तो उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पर स्थित है और 1 डिग्री यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये फिगर अपने कॉपी में बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय को पढ़ेंगे। देशांतर और समय क्या होता है ये देख लेते हैं कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों को की क्या है, गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के प्रतिदिन होता है, सूर्योदय भी होता है डेली और सूर्यास्त भी होता है। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के समय छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी अक्षांशों पर क्या होगा, दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय के आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। अब आगे देख लेते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे करते हैं, जैसे देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये याद रखिएगा आप सभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इस प्रकार क्या होता है कि ग्रीनिच में दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 15 गुणे 4 हम कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है ऐसे, तो 15 चौका 60 हो गया, 60 मिनट होगा। अब ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री का पश्चिम का समय ग्रीनिच समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। आगे देख लेते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं।
इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? देखिए, अलग अलग याम उत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर क्या होता है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए क्या हम देख लेते हैं कि जैसे कि बहुत देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। पूछ सकता है ये कि द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना लगभग आपका समय मतलब कितने मिनट का अंतर होता है? तो 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय का देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय मानक को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्व और 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व का मानक यामोत्तर माना गया है। इसको भी आप सभी याद रखिएगा। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय में समय के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में क्या होगा? समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? देखिए, भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री 30 अक्ष के पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा साढ़े 5 घंटा मान लीजिए कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के क्या बजेंगे? 7:30 बजेंगे। ये आपको याद रखना है कि लंदन में जब 2 बजेंगे तो हमारे इंडिया में क्या होगा? 7:30 बजेगा। तो देखिए, यहाँ पे कुछ देशों के देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को क्या किया गया है? अपनाया गया है और पृथ्वी को 1 घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। देखिए, आप अगर रेलगाड़ी की घड़ी को अगर आप देखते हैं, ट्रेन की घड़ी को देखते हैं तो वो 24 घंटे चलती है। उसमें 12, 13, 14, 15 ऐसे बजता है, लेकिन हमारे घड़ी में ऐसा नहीं बजता है। तो ये क्यों होता है? ये बस यही आपका जो समय सारणी है इसी की वजह से। ठीक है, तो बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें 1 लाइनर, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उन्हें निकाल कर रखेंगे जो SCRT में भी आपके और NCERT में भी हैं, तो उसे हम आपको बता देंगे। तो चलिए एवरीवन, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे।